लेकिन अगर देवेंद्र अत्री चुनाव हार जाते हैं और कहीं बृजेंद्र सिंह जीत जाते हैं, फिर क्या स्थिति बनेगी। जब चुनाव चल रहा था तो उसी दौरान लग गया था कि मुकाबला जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। चुनाव में बृजेंद्र सिंह 32 वोट से हार गए थे। अब इस मामले में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने सुनवाई फिर शुरू कर दी है और कहते रहे कि चुनाव के अंदर जिस प्रकार से अभिमन्यु को घेर लिया गया था, कुछ वही अंदाज था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुए और लगभग 1.5 साल होने को है। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था और अक्टूबर 2024 में ही यानी कि 18 अक्टूबर 2024 को हरियाणा की सरकार बन गई थी नायब सिंह सैनी साहब की, बीजेपी की हरियाणा में हैट्रिक सरकार। उस चुनाव के दौरान कुछ विसंगतियों की बात सामने आई थी और मामले गए थे हाईकोर्ट के अंदर। एक मामला उचाना विधानसभा का भी हाईकोर्ट में गया था। आपको ध्यान होगा, हमने कई बार आपके साथ वीडियो शेयर की हैं। अब बड़ी बात है कि उचाना विधानसभा चुनाव जिसको चुनौती दी गई थी 32 वोट से चुनाव हारने वाले बृजेंद्र सिंह द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट से अभी 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि उनकी जो 7-11 की पिटीशन थी उसे खारिज किया था। अब इस मामले में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने सुनवाई फिर शुरू कर दी है और 7 मार्च की तारीख लगा दी है। पूरी बात करूंगा आपसे कि उचाना से हरियाणा की राजनीति को आखिर क्या फर्क पड़ सकता है। पहले बात वही कि जो चुनाव हुआ था अक्टूबर 2024 में, उस चुनाव में बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे और देवेंद्र अत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। दुष्यंत चौटाला जो उससे पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने जेजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की तरफ से 2-3 बागी कैंडिडेट भी थे। चुनाव में बृजेंद्र सिंह 32 वोट से हार गए थे और देवेंद्र अत्री यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट वो चुनाव 32 वोट से जीत गए थे। 48,968 वोट मिली थी देवेंद्र अत्री को और 48,936 वोट मिले थे बृजेंद्र सिंह को। इस चुनाव को लेकर बृजेंद्र सिंह कई बार चर्चा करते रहे हैं। कहते रहे कि चुनाव के अंदर जिस प्रकार से अभिमन्यु को घेर लिया गया था, कुछ वही अंदाज था। लेकिन फिर भी चुनाव परिणाम के बाद बृजेंद्र सिंह चले गए थे हाईकोर्ट में। मार्च 2025 में उन्होंने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन पिटीशन दायर करते हुए बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि क्योंकि वो चुनाव 32 वोट से हारे हैं और चुनाव के दौरान 215 वोट रिजेक्ट किए गए हैं। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि उन 215 वोटों की, हालांकि वो 215 वोट सारे रिजेक्ट नहीं थे, उन 215 वोट में 64 वोट ऐसे थे कि जिनको रिजेक्ट किया गया था और 151 वोट ऐसे थे कि जिनको स्कैन नहीं किया गया था और वो खोले ही नहीं गए थे। बृजेंद्र सिंह का कहना था कि जब भी चुनाव के अंदर, क्योंकि बृजेंद्र सिंह खुद नौकरशाह रहे हैं, कई चुनाव करवाए उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव के अंदर हार जीत का जो डिफरेंस है वो कैंसिल और रिजेक्ट वोटों से या अनकाउंटेड वोटों से ज्यादा है तो फिर उन वोटों को काउंट किया जाएगा। अगर जो बैलेट वोट आते हैं वो किसी कंडीशन में स्कैन नहीं हो पा रहे तो उसका प्रोसीजर भी है कि कैसे स्कैन किया जाए उनको। ये सारी बातें बृजेंद्र सिंह ने कही। हाईकोर्ट में चले गए थे मार्च के अंदर वो, और मार्च 25 से लेकर के और अक्टूबर 25 तक इसमें तमाम दावे प्रतिदावे चलते रहे। लगभग दर्जन भर बार देवेंद्र अत्री ने अपनी तरफ से अलग अलग प्रकार की पिटीशंस लगाई 7-11 को अलग अलग अंदाज में, और देवेंद्र अत्री की मांग यह थी कि इन वोटों की गिनती ना हो। बृजेंद्र सिंह चाहते थे वोटों की गिनती हो। अक्टूबर 2025 में जब हाईकोर्ट से लगा कि अब हाईकोर्ट वोटों की गिनती की तरफ आगे बढ़ रहा है क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर लिया गया, तो देवेंद्र अत्री पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की 7-11 की और कहा, अपील की कि जो वोट काउंट किए जाने हैं 215 वोट, उनको ना गिना जाए। ये देवेंद्र अत्री ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की बात नहीं मानी और अभी 10 दिन पहले ही देवेंद्र अत्री की 7-11 की जो अपील थी, जो याचिका थी, उसको निरस्त कर दिया। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब इस मामले की सुनवाई आगे, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टे हो गई थी, ऑटोमेटिक बात थी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त किया तो सुप्रीम कोर्ट नई तारीख नहीं देता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होनी नहीं। बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट के अंदर
फिर से एक एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको लेकर के, उस ऑर्डर के साथ। और अब उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद में जो न्यायाधीश हैं हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की, उन्होंने इस मामले में अब 7 मार्च की तारीख रख दी है। 7 मार्च को क्या होगा? 7 मार्च को हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने तलब भी कर लिया है जो उस समय के चुनाव अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को, उस समय चुनाव अधिकारी थे, वो एडीसी साहब थे वहां के, विवेक आर्य साहब को बुलाया गया और आर्य साहब को तलब कर लिया। अब 7 मार्च को उनकी भी गवाही होगी। मैं आपको बताता चलूं कि इस चुनाव में आखिर सारा था क्या। जब चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस के कई कैंडिडेट आजाद खड़े हुए थे। जब चुनाव चल रहा था तो उसी दौरान लग गया था कि मुकाबला जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। इंटरेस्टेड हुआ, अंत तक उस पर बना रहा, असमंजस की स्थिति थी और लास्ट में 32 वोट से चुनाव बृजेंद्र सिंह हार गए और देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए। उस चुनाव में 1377 बैलेट वोट आए थे, 1377, 1377। उन 1377 में से 1158 वोटों की गिनती हो गई, 215 वोटों की गिनती नहीं हुई। जिन 215 वोटों की गिनती नहीं हुई, उन 215 वोटों के अंदर 151 वोट तो वो थे कि जो स्कैन नहीं हुए और 64 वोट वो थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। इस मामले को लेकर के बृजेंद्र सिंह ने उसी समय कहा था कि, क्योंकि मैंने बताया आपको बृजेंद्र सिंह खुद इस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, कई चुनाव करवा रखे हैं। बृजेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया कि क्योंकि वोटों का जो डिफरेंस है हार जीत का वो कम है, इसलिए आप 215 वोटों की गिनती कराइए। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जाने क्या दलील दी होंगी कि उन्होंने इन वोटों को गिनती नहीं करवाई। जब वोट की गिनती नहीं हुई तो फिर पहुंच गए थे बृजेंद्र सिंह हाई कोर्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें नया क्या हो सकता है? अगर इस मतगणना जो होती है, यानी कि 215 वोटों की गिनती, क्योंकि अब हाई कोर्ट के अंदर वापस केस चल पड़ा है, अब हाई कोर्ट में केस चलने के बाद में मैंने बताया आपको कि रिटर्निंग ऑफिसर को तलब भी कर लिया गया है। मान के चले कि संभावना पूरी बन जाएगी कि आने वाले कुछ दिनों में ही उन 215 वोटों को गिनने की प्रक्रिया पूरी हो, और संभव है कि उस प्रक्रिया को, यानी कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया को, जो बैलेट वोट हैं उनको हाईकोर्ट अपनी देखरेख में वीडियोग्राफी से संपन्न करवाए। जब उसका परिणाम आएगा, अगर मान लीजिए कि देवेंद्र अत्री ही रह जाते हैं तो फिर तो इसमें कोई नई बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन अगर देवेंद्र अत्री चुनाव हार जाते हैं और कहीं बृजेंद्र सिंह जीत जाते हैं, फिर क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि बृजेंद्र सिंह आजकल वैसे भी कांग्रेस के अंदर भी दमादम है, हालांकि उनको कितना साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन दमादम चल रहे हैं, सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं अपनी। 50 के आसपास विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुके हैं। पिता पुत्र यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां भी साथ दे रहे हैं, और इधर बृजेंद्र सिंह के बेटे बेटी पत्नी वो भी साथ दे रहे हैं। यात्रा बृजेंद्र सिंह की है। अगर बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत जाए तो हालांकि इससे बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस के 37 से बढ़कर 38 विधायक हो जाएंगे बस। और इधर अगर देखें तो बीजेपी के 48 से घट करके बस 47 विधायक हो जाएंगे। 47 हो या 46 रह जाए फिर भी बीजेपी के पास पूरी मेजोरिटी होगी। 46 मैंने इसलिए कहा कि एक चुनाव और भी है, कभी चर्चा करेंगे आपसे पलवल का। तो अगर बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत भी जाए, जो मैं आपको बता रहा था, तो उससे सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं आएगा। ना तो कांग्रेस इतनी बड़ी ताकतवर हो जाएगी, ना बीजेपी इतनी कमजोर हो जाएगी, लेकिन जो इसका सियासी संदेश जाएगा वो बड़ा होगा। एक तो कांग्रेस के लिए कि बृजेंद्र सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि कांग्रेस के अंदर उनकी अहमियत और बढ़ जाएगी। पिछले काफी समय से ऐसा लगा कि कांग्रेस जैसे जीर्ण शीर्ण लचर अवस्था में दिखाई पड़ती थी, तो चुनाव को चुनौती देना, हाईकोर्ट के अंदर जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, वहां चुनाव होने के बाद में फिर पिटीशन खारिज होनी, और फिर उसके बाद में तमाम जद्दोजहद के बाद मतगणना दोबारा होनी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बृजेंद्र सिंह का कांग्रेस के अंदर रुतबा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात हो जाएगी कि जो चुनाव आयोग पूरे दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीटता है कि हमारी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बड़ी नीट एंड क्लीन है, बड़ी साफ सुथरी है। देश विदेश से लोग आकर के हमसे चुनाव के बारे में जानकारी लेते हैं कि चुनाव कैसे करवाना है। लेकिन यहां एक प्रकार से कहें
तो जो विपक्ष आरोप लगाता है कि कहीं चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया जाता है, कहीं चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग कहीं सरकार के दबाव में, सरकार के प्रेशर में रहता है, ये सारे आरोप विपक्ष लगाया करता है हमेशा से। और अगर कहीं चुनाव बृजेंद्र सिंह जीत गए तो फिर विपक्ष की यह बात और ज्यादा मजबूती से जनता के सामने जाएगी। चुनाव आयोग के लिए भी परेशानी की बात होगी कि जब वो इतना ही स्पष्ट, साफ सुथरा चुनाव कराता है तो आखिर क्यों नहीं 215 वोट गिन लिए गए थे? क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाना पड़ा? क्यों नहीं उसी समय चुनाव परिणाम ठीक से आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि साख दांव पर चुनाव आयोग की भी है। सरकारों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इससे। ना, मैंने आपको बता दिया, ना तो एक एमएलए जीतने से कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी, ना बीजेपी बहुत कमजोर हो जाएगी। बस इतना हो जाएगा कि वहां 37 से 38 और वहां 48 से 47। आपको क्या लगता है, क्या उचाना से हरियाणा बदलेगा? या उचाना के जो रिजल्ट आ सकते हैं आगे, अगर मतगणना हो रही है, जो संभवतः पूरी उम्मीद है कि वो पुनर्मतगणना होगी 215 वोटों की, तो उससे हरियाणा की राजनीति में क्या फेरबदल होगा? क्या वाकई चुनाव आयोग की साख भी दांव पर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।